नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी का मैं पार्ट 5 को कवर कर रहा हूं, जिसमें हम संघ की बात कर रहे हैं, यूनियन की। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें स्टेट को और ये यूनियन को, दोनों को एक ही साथ, जो भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है। जैसे आप अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा उसमें कि किस तरीके से मैं जो आर्टिकल्स हैं उनको लिंक करके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर आर्टिकल 54 में है, ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गवर्नर का जो नियुक्ति जो होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो तो आर्टिकल 54 में है, तो मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि गवर्नर का जो नियुक्ति होगा वो किस आर्टिकल में होगा, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप बहुत ईजिली इसको आप कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं कि गवर्नर की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है और वो आर्टिकल 155 में करेगा। ठीक है। तो चीज़ों को रिलेट करके अगर आप याद करेंगे, कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप बढ़िया करेंगे। ठीक है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ साथ मैं राज्यपाल की भी शक्तियाँ बताऊंगा। देखिए, मैं स्टेट को और यूनियन को, यानी कि पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों को कंबाइन करके चल रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो होगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है। क्या हैं इसकी शक्तियाँ और कैसे हैं, कितनी हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक शक्तियों का मालिक होता है? ये संविधान में भी मेंशन किया गया है। ठीक है। क्योंकि उसके पास पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है। इसको डी फैक्टो भी कहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है ना, वो एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो भी देश के संबंधित जो भी काम जो होता है, ठीक है, अच्छा बुरा, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। जो भी 16 समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, MOU हो गया, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। ठीक ना। मतलब मेनली उसमें राष्ट्रपति ही अपना हस्ताक्षर करता है। अच्छा, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ जब हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं ये किस आर्टिकल में हैं। तो आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 72, यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। क्षमादान की शक्तियाँ हैं इसमें। ठीक है। अब एक एक करके हम जो इनका जो पावर है उनको हम देखेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, जो पहला जो पावर है तो उसका क्या नाम है? तो पहला नाम है क्षमा। ठीक है, मैं इसको अभी बताऊंगा अच्छे से। दूसरा क्या है? दूसरा है लघुकरण। पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा क्या है? तो तीसरा है परिहार। चौथा क्या है? तो चौथा है विराम। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो पूछेगा कि इसमें से राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं या कौन सी नहीं हैं। ठीक है। और पांचवा जो है वो है प्रविलंब। प्रविलंब। ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब क्षमा का क्या मतलब है, लघुकरण का क्या मतलब है, परिहार का क्या मतलब है। इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक एक लाइन में। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, क्षमा का जो अर्थ होता है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई भी सज़ा हो गया है, चाहे मृत्युदंड हो गया है, चाहे आजीवन कारावास हो गया है, चाहे 7 साल की सज़ा हो गई है, कोई भी सज़ा अगर है, ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति अगर क्षमा करते हैं, ठीक है, तो क्षमा का अर्थ ये हो गया कि उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, यानी कि वो जो दंड है उससे पूरी तरीके से उसको मुक्त कर देना। जैसे मान लीजिए कि, बस आप इतना याद रखिएगा कि पूरी तरीके से, पूरी तरह से
दंड से मुक्त, ठीक है, ठीक, पूरी तरह से दंड से मुक्त, ठीक। अच्छा, लघुकरण का क्या अर्थ है भाई? तो लघुकरण का जो अर्थ होता है वो होता है कि दंड के स्वरूप को बदलना। जैसे मान लीजिए कि अगर मृत्यु दंड मिला हुआ है किसी को, ठीक है, मान लीजिए कि किसी को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उसको मृत्यु दंड मिल गया, ठीक। अब वो पहुंचा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा है कि हम तुमको क्षमा नहीं करेंगे क्योंकि तुमने बहुत जघन्य अपराध किया है और काफ़ी ब्रूटल तरीके से तुमने मर्डर किया था, तो इसलिए हम तुम्हें क्षमा तो नहीं करेंगे, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है कि तुम्हारा कुछ मतलब बैकग्राउंड बढ़िया रहा है, तुम बढ़िया मतलब स्टूडेंट रहे हो, चाहे जो भी है, जो भी आप एक्सक्यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट करके वो कह देंगे कि ऐसा है कि मैं तुम्हारी मतलब जो दंड है उसको क्षमा नहीं करके उसको लघुकरण कर रहा हूँ, यानी कि उसका जो, जैसे मान लीजिए कि मृत्यु दंड है, ठीक है, तो मृत्यु दंड को, जैसे मान लीजिए कि उसको मृत्यु दंड मिला हुआ है, मृत्यु दंड, तो इसको बदल करके ना वो क्या करेंगे, इसको आजीवन कारावास में बदल देंगे। हाँ, तो मान लीजिए कि जैसे मृत्युदंड है तो मृत्युदंड को हम क्या करेंगे, आजीवन कारावास में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, आजीवन, आजीवन कारावास, इसको आजीवन कारावास में इसको बदल देंगे, ठीक। अच्छा, परिहार का क्या अर्थ है भाई? तो परिहार का अर्थ दोस्तों जो होता है वो होता है कि दंड के प्रकृति को बदल देना, ठीक है, जैसे उसके मतलब प्रकृति को बदल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी को 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो उसको 1 वर्ष कर दिया जाएगा, ये परिहार हो गया। जैसे मान लीजिए कि 2 वर्ष का, 2 वर्ष, 2 वर्ष को कन्वर्ट करके 1 वर्ष में बदल देना, ठीक है, यानी कि कुल मिला करके आपका दंड वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कठोर कारावास अगर 2 वर्ष का है तो ऐसा नहीं होगा कि साधारण कारावास 1 वर्ष का हो जाएगा, नहीं, वो कारावास आपका एक कठोर ही कारावास होगा, लेकिन बस उसका जो ड्यूरेशन जो है, बस आप इतना समझ लीजिए उसके ड्यूरेशन को चेंज कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 है तो 1 कर दिया जाएगा, अगर साधारण है तो साधारण में रहेगा, कठोर है तो कठोर में रहेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। विराम का क्या अर्थ है? विराम का जो अर्थ दोस्तों होता है वो होता है कि मूल रूप जो सज़ा जो होती है ना किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उसको मतलब चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि राजीव गांधी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि राजीव गांधी का जब मर्डर हुआ था तो उसमें जो सस्पेक्ट जो थी नलिनी, तो वो शायद मतलब उसके मतलब शायद वो गर्भावस्था में थी, तो उसके साथ कुछ रियायत बरता गया था, ठीक है, ये इसी के तहत होता है, विराम के तहत ही। तो जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, ठीक है, महिला है, उसको आजीवन कारावास हो गया है, चाहे 7 साल का सज़ा हो गया है, तो उसको थोड़ा सा रियायत दे दिया जाएगा, ठीक ना। या कोई मान लीजिए कि कोई मतलब विकलांग है, चाहे अपंग है, चाहे मतलब कुछ भी है, तो उसका जो मतलब क्या कहते हैं कि उसको थोड़ा सा मतलब आप इतना ऐसे समझ लीजिए कि उसको थोड़ा सा रियायत दे देना, ठीक है। और ये विशेष मतलब डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है, या फिर मतलब प्रेग्नेंट है वो औरत, तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि बस आप इतना याद रखिएगा कि इसको विशेष परिस्थिति में बदल देना। ठीक है, प्रविलंब अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रविलंब मतलब क्या होता है। तो प्रविलंब में क्या होता है दोस्तों कि किसी दंड पर अवस्था, जैसे मान लीजिए कि कोई दंड है तो उस पर अस्थायी रोक लगा दिया जाता है, ठीक है, मतलब उस पर अस्थायी रोक लगा दिया जाएगा, क्षमा या हम्म, जैसे मान लीजिए कि इसको मैं कैसे समझाऊं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी को आजीवन कारावास हो गया, ठीक, तो उसकी जो सज़ा जो है ना वो कहाँ से शुरू होगी, इस पर थोड़ा सा मतलब उस पर रोक लगा दिया जाता है, ठीक है, और उसको समय दे दिया जाता है कि चलो ठीक है, तुम मतलब अपना क्षमा याचना जो करना चाहते हो तुम उसको कर लो, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। तो इसको बस इतना याद रखिएगा, अस्थायी रोक, अस्थायी
रोक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं वो 5 प्रकार से हैं। एक क्षमा है, एक लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रविलंब है। क्षमा मतलब कि पूरी तरीके से समाप्त कर देना, ठीक है। लघुकरण का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर मृत्युदंड है तो आजीवन कारावास में उसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। परिहार का मतलब ये होता है कि उसकी प्रकृति को बदल दिया जाता है। विराम का मतलब कि विशेष परिस्थिति में उसको थोड़ा सा रियायत दे दिया जाएगा। और विलंब का मतलब, प्रविलंब का मतलब आपको अस्थायी रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ठीक है। देखिए मैं जोड़ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। अब जैसे मान लीजिए 72 में हम देख लिए राष्ट्रपति का है, तो अब 161 याद करना मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 161 याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्यपाल के पास सभी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मृत्युदंड का जो मतलब है ना, मृत्युदंड को पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकता है। मतलब आजीवन कारावास, जैसे मान लीजिए कि उसको मृत्युदंड अगर मिल गया किसी को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आदमी है एक्स, ठीक है, एक्स आदमी है, इसको मिल गया है क्या? मृत्युदंड इसको मिल गया है। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे कि इस मृत्युदंड को पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर देंगे, यानी कि उनके पास क्षमा की जो शक्ति जो है ना वो नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि राज्यपाल के पास क्षमा की शक्ति नहीं है, बाकी सारी शक्तियाँ हैं। तो वो मृत्युदंड को वो क्या करेंगे कि आजीवन कारावास में इसको कन्वर्ट कर देंगे राज्यपाल, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको आजीवन में बदल देंगे, आजीवन कारावास में, बस बाकी सारी शक्तियाँ उनके पास होती हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कोर्ट मार्शल यानी कि मिलिट्री जो मतलब जहाँ से दंड मिलता है, ठीक ना, कोर्ट मार्शल इस पर आप फैसला नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस पर सिर्फ राष्ट्रपति मतलब अपना फैसला दे सकते हैं। मतलब उनको अगर क्षमा करना है तो राष्ट्रपति तो कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास तो शक्ति है, लेकिन राज्यपाल के पास इस पर शक्ति नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट मार्शल, शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप सेना में किसी पद पर हैं, ठीक है, और आपके अंदर पाया गया कि आपने देशद्रोह कर दिया है या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। आपका सारा बैच वैच जो है ना वो सब उतार लिया जाता है, आपको एकदम बेइज्जत करके वहाँ से भेजा जाता है, यहाँ तक कि आपको सज़ा भी हो जाती है। तो इस सज़ा पर सिर्फ राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो अपना फैसला दे सकते हैं, राज्यपाल के पास इस पर कोई अथॉरिटी नहीं। बस इसका यही मतलब है। आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जो जारी करने की जो शक्ति है, ठीक है, वो क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 123, ठीक है। अध्यादेश, अध्यादेश की शक्ति, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा ये जो है ना ये पूरे 12 के 12 महीने काम नहीं करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 3 सत्र होता है, ठीक ना। एक तो होता है बजट सत्र, एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा जो होता है वो होता है शीत सत्र, ठीक है। तो इन तीनों सत्रों के अलावा और कोई सत्र नहीं होता है, और एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में जो मैक्सिमम जो टाइम जो होता है ना वो 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है, ठीक है।
इससे ज़्यादा का समय नहीं हो सकता है, आपको मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा, सेशन आपको स्टार्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोकसभा राज्यसभा जो है ना, वो साल के 12 महीने काम नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि जनवरी में स्टार्ट हुआ, ठीक, जनवरी से मार्च तक चला, लेकिन हमें पता चलता है कि अप्रैल में कुछ खास हमको नियम कानून बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई अब तो सत्र चल नहीं रहा है, तो अब क्या होगा? तो अब यहाँ पर हमारे जो अप्रैल में तो सत्र चल नहीं रहा है कि भाई कानून बन सके। तो अब हमारे जो राष्ट्रपति महोदय जो हैं, वो अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करेंगे आर्टिकल 123 के तहत। तो उसमें वो क्या करते हैं कि एक अस्थायी कानून बना देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कानून जो होता है ना, ये अस्थायी होता है। लेकिन क्या यह हमेशा अस्थायी होगा? नहीं, इसको स्थायी बनाया जा सकता है तब जब क्या कहते हैं कि हमारा जब अगला सेशन जब स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि मई से स्टार्ट हो रहा है कोई सेशन, तो मई में जब स्टार्ट जब होगा ना, तो 6 हफ्ते के अंदर आपको संसद से इस कानून को पास कराना जरूरी है। ठीक है, यानी कि एक मिनट, इसको ना, कहाँ गया, हाँ, इसको 6 हफ्ते के अंदर संसद से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से, संसद से पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थायी कानून हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है ना, ये 6 हफ्ते हैं, इसको याद रखिएगा, 6 हफ्ते। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है। तो देखिए, 6 हफ्ता, 1 मिनट, तो जैसे मान लीजिए कि 6 हफ्ता, रहने तो अब नहीं आएंगे, अभी आ रहे बाहर, जाओ। 6 हफ्ते प्लस 6 माह। ठीक है, ये 6 माह कहाँ से आया? ये 6 माह वही है जो एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में जो गैप है ना मैक्सिमम, वो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक जो अध्यादेश है वो मैक्सिमम इतने समय तक वैलिड रहता है। ठीक है, उसको हमेशा के लिए वैलिड करना है, तो आपको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा आपका कानून। ठीक ना, तो राष्ट्रपति कहीं भी कुछ भी कानून न बना दे, इसलिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में और लाया गया था, जिसमें मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। ठीक है, और वहीं पर हम न्यायिक पुराने विचार की बात हम शुरू कर देते हैं वहीं से। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम देखेंगे कि 1 मिनट, अब आगे क्या इम्पोर्टेंट है थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट, और एक और इसमें आर्टिकल आता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लें, वो है आर्टिकल 143। 143 क्या चीज़ है? तो अगर हम 143 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। और देखिए, मैं चुन चुन करके आपको आर्टिकल्स ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो भी लेखपाल में और कांस्टेबल में जो भी मतलब प्रश्न आने वाले हैं वो यहीं से आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा घुमाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना डिटेल में बता दे रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा घुमाने का भी प्रयास करेगा ना तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो 143 क्या चीज़ है? तो 143 जैसे कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, परंतु परामर्श मानने के लिए ना वो बाध्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीय महत्व है,
कि ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय जो होते हैं, जज, ठीक है, तो इनका वो क्या कहते हैं एडवाइस वो ले सकता है, राष्ट्रपति साहब ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये सलाह क्या राष्ट्रपति के लिए क्या ये राष्ट्रपति के लिए बाध्य है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति महोदय का मन करे तो उस सलाह को माने, मन करे तो ना माने, लेकिन हाँ परामर्श ले सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो भी तकरीबन 21 मिनट का हो गया है, और जो भी राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ थीं और अध्यादेश मैंने बता ही दिया, क्षमादान बता ही दिया मैंने, उसी के साथ साथ राज्यपाल का भी बता दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इन चीज़ों को तैयार करते रहिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से लाभ होगा, ठीक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं कल मैं आप लोगों को इमरजेंसी के बारे में पढ़ाऊँगा, आपातकाल, ठीक है, कि आपातकाल में कितने आर्टिकल हैं, किस भाग में इसकी बात की गई है, उसकी कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है, इत्मीनान से। तो मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।